ये ऐसी ऊर्जा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को हम लोग रेडियो एक्टिव ऊर्जा कहते हैं। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, इत्यादि। लिखिए, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे पहले ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव तत्व से, तत्व से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उसे रेडियो एक्टिव, उसे न्यूक्लियर एनर्जी का, उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लिख देंगे, ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो रेडियो एक्टिव तत्व से प्राप्त होती है, रेडियो सक्रिय तत्व से प्राप्त होती है, उसे न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा के नाम से, नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यह ऊर्जा भी नवीनीकरण ऊर्जा, यह ऊर्जा भी नवीनीकरण ऊर्जा, कौन ऊर्जा? यह ऊर्जा भी नवीनीकरण ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा है ये नवीनीकरण ऊर्जा। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा ऊर्जा के दो रूप को देखा। ऊर्जा के दो रूप के कड़ी में अनवीनीकरण, और सॉरी, ये आपकी अनवीनीकरण ऊर्जा है। ये कैसी ऊर्जा है? अनवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण तो होगा कि जिसको हम कर सकते। पहले मैं अनवीनीकरण की तरफ गया, के तहत वाष्प ईंधन, गैस, एनर्जी की चर्चा किया। कल हम लोग जीवाश्म ईंधन और गैस की चर्चा किए थे। नवीनीकरण जिसमें ऊर्जा का अक्षय भंडार होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, बायो ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब आपके नवीनीकरण ऊर्जा में आते हैं। बिहार में कई वाष्प ईंधन आधारित हमारा तापीय विद्युत संयंत्र काम कर रहा है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि पूर्ण है। उसमें कहलगांव काफी महत्वपूर्ण है, भागलपुर में है, एनटीपीसी का ही संयंत्र है। पाटी है मुजफ्फरपुर में, नवीकरण है, नवीनगर है औरंगाबाद में, और बार है, पर थर्मल पावर है जो नालंदा में है, एवं हमारे राज्य में एक बरौनी भी है। इस तरह से ये थर्मल पावर के रूप में काम कर, बिहार के नवादा न्यूक्लियर एनर्जी का संभावित क्षेत्र में उसको आइडेंटिफाई किया। हम लोग कल दो ऊर्जा को देखे थे, एक वाष्प ईंधन और गैस, और आज हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एनर्जी में हमने सबसे पहले बताया कि वह ऊर्जा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्राप्त की जाती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। यह एक प्रकार की अनवीनीकरण ऊर्जा। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है ऐसा तत्व जो स्वयं, जो स्वयं अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करे, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग, उसको हम लोग उत्सर्जन करें, उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व वह तत्व है जो स्वतः, जो स्वतः अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है। अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है, तो स्वतः अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है। और इसकी खोज मैडम, इसकी हेनरी बैकरल ने किया था। खोज, खोज किसने किया था? हेनरी बैकरल ने किया, हेनरी बैकुरल ने किया। और इसका नाम
कौन दिए थे, कौन दिए थे इसका, कमलेश, नाम कौन दिया था, 10-20 बार पढ़ चुका होगा, मैडम क्यूरी का नाम, मैडम क्यूरी ने दिया था। रेडियो एक्टिव तत्व का नाम मैडम क्यूरी ने दिया, ठीक है। नोट में लिख देंगे, रेडियो सक्रियता के मात्रक होते हैं, रेडियो सक्रियता के 3 मात्रक होते हैं, रेडियो सक्रियता के 3 मात्रक होते हैं। पहला बैकुरल, बी रदरफोर्ड, बैकुरल बी और रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड मात्रक के रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए, रेडियो सक्रियता की, रेडियो सक्रियता के 3 मात्रक, 3 मात्रक होते, काम देगा, ये देखा रेडियो सक्रियता के कौन से मात्रक नहीं है, ए 2 बैकुरल, 3 क्यूरी, 4 रदरफोर्ड, क्या मारेंगे, समझ रहे, आशा है समझ गए। इस तरह से इसको याद रख सकते। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता को जो हम मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हम काउंटर से करते हैं, मुल्लर काउंटर, देखिए ध्यान रखें, रेडियो सक्रियता का पहचान और मापन, पहचान और मापन, रेडियो सक्रियता का पहचान और मापन, रेडियो सक्रियता का पहचान और मापन इगर मुल्लर काउंटर से करते हैं, काउंटर, रेडियो सक्रियता की, रेडियो एक्टिविटी की पहचान, पहचान और मापन एवं मापन से करते हैं, से करते हैं, इगर मुल्लर काउंटर से करते हैं, इगर मुल्लर काउंटर से करते हैं, सी से करते हैं, जिगर मुल्लर काउंटर से करते हैं, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और लिखिए नोट में, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया, रेडियम और, रेडियम और पोलोनियम की खोज, पोलोनियम की खोज कौन किए थे, मैडम क्यूरी ने किया, मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम और पोलोनियम की खोज, रेडियम और पोलोनियम की खोज, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, टिक लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये बढ़े, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट। और अभी तो कुंडाकुलम परमाणु संयंत्र ऐसे भी चर्चा में है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कुंडाकुलम क्यों चर्चा में है, तो परमाणु संयंत्र पर्यावरण कारणों से चर्चा में है, ठीक है कि नहीं। तमिलनाडु में जो भारत में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अध्याय ऐसे भी इम्पोर्टेंट,
साइंस में भी इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट में भी इम्पोर्टेंट है, करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आइए कि नाभिकीय ऊर्जा जो मिलता है हम लोग को, दो मेथड से मिलता है। एक फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। एक मिलता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। एक नाभिक के टूटने से बनता है, एक नाभिक के मिलने से बनता है। हमारी नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत। एक है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन। संलयन ज्यादा खतरनाक होता है। आपकी जानकारी में मैं दे दूं, इससे बनता है एटम बम भी। ये क्या बनता है? ये बनता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम more powerful than एटॉमिक बम। हाइड्रोजन बम अधिक शक्तिशाली होता है किससे? एटॉमिक बम से। नाभिकीय ऊर्जा दो विधि से प्राप्त की जाती है। पहला है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ये विखंडन अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अंग्रेजी वर्ड भी लिखिए, ऐसा नहीं है कि बेहोश हो जाइएगा लिखकर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। ये ना ऐसे ही हम समझाने के लिए गोला दिए। क्या दिए हैं? गोला। गोला है बाबू, पता चलेगा जब पूछता है तब पता चले। कोई बात गोला नहीं रहता है। आज से मैं आपको आपके बाल के कलरिंग पे बात करें तो भी ये होता है। बाल में जो काला रंग जो मिला के लाया है, केमिकल्स का उपयोग किया है, वो भी आपका क्या है? ठीक है, लिखा है। अभी हम लोग ऐसे विषांतर नहीं हो रहे हैं, अभी मूल बिंदु पे। आपके आपको दो विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं। कौन सी दो विधि है? एक विधि विधि है नाभिकीय संलयन। नाम से स्पष्ट है विखंडन। विखंडन में क्या होगा? एक बड़े नाभिक दो या दो से अधिक नाभिक में टूटेंगे, जो ऊर्जा विमुक्त होगी तो होगा नाभिकीय विखंडन। इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक में लिखिए, इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में टूट जाती है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में टूट जाती है। हल्के नाभिक में टूट जाती है, हल्के नाभिक में टूट जाती है, हल्के नाभिक में टूट जाती है। और कड़ी में उच्च ऊर्जा की मात्रा निकलती है। और इसी कड़ी में क्या निकलती है? ऊर्जा की मात्रा निकलती है, ऊर्जा की मात्रा निकलती है। ध्यान रखें कि इस अभिक्रिया की शुरुआत, ध्यान रखें कि इस अभिक्रिया की शुरुआत इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से होती है। इस अभिक्रिया की शुरुआत इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से होती है। इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से होती है। एक चेन रिएक्शन। ये क्या है? एक चेन रिएक्शन। कौन? विखंडन। एक चेन रिएक्शन है।
या एक चेन रिएक्शन, श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया, श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया। के विखंडन में क्या होता है? के विखंडन में होता है, क्या होता है, एक बड़ा पर कौन का क्या किए, बॉन्डिंग किए, तो छोटे 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 में ये क्या होगी, 10 रिलीज होगी। ये कैसा रिएक्शन, एक चेन रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है, चेन रिएक्शन। ये आपकी नाभिकीय विखंडन, जैसे एक रिएक्शन के द्वारा भी लिख सकते हैं। यूरेनियम, यूरेनियम 92 और 235, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, और एटॉमिक मास 235। तो हम लोग क्या किए, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर दिए, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर दिए और न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग करा, ये फ्यूजन करा दिए। ये दो भागों में टूटेगा। कौन से दो भागों में टूटेगा, एक बेरिलियम में टूटेगा, दूसरा क्रिप्टन में टूटेगा। लिखेंगे दो भागों में टूटेगा, बेरिलियम, बेरियम 56 141, बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टन, प्लस क्रिप्टन कितना, 36 92। हाँ, बेरियम 56 और 141 प्लस क्रिप्टन कितना है, 36 और 93, 93 और 93 प्लस क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, प्लस ऊर्जा निकलती। ये जो प्रक्रिया होगी, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। हमारा एटॉमिक बम और परमाणु संयंत्र, ये दोनों विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपको याद रखना, ये नोट, परमाणु बम एवं परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है, इसी सिद्धांत पे काम, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संयंत्र और एटॉमिक बम, अणु बम, नाभिकीय नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, याद करके रखिए। ठीक है, देखनी है कि इतिहास में लिटिल बम, फैट मैन, लिटिल बॉय लिख दो, लिटिल बॉय और फैट मैन, फैट मैन अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहरों, जापान के दो शहरों में और नागासाकी, जापान के दो शहरों में, कहा, उसमें और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त को, 6 और 9 अगस्त को क्रमशः बम गिराया, 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया। ठीक है, 6 और 9 अगस्त को बम गिराया। कौन गिराया, अमेरिका गिराया। परमाणु बम को याद रखिएगा, कौन से दो परमाणु बम थे, लिटिल बॉय और फैट मैन।
फैट मैन का था क्रमशः 6 अगस्त 1945 को वहां पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया। नागासाकी पर गिराया। कारण यह था कि नागासाकी और हिरोशिमा से पहले जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया विश्व युद्ध के दौरान पर आक्रमण किया था। उसी का रिवेंज लेने के लिए यूएसए ने ये कार्रवाई। याद रखिएगा कि पूरे विश्व में अमेरिका पहला देश है जिसने मैनहट्टन परियोजना के द्वारा परमाणु बम को हासिल। परियोजना का क्या नाम है? मैनहट्टन। परियोजना का क्या नाम है? 23 सालों से मैं बता रहा हूँ। 4 साल पहले बीपीएससी के आशा करता हूँ कि कभी कभार बताता रहता हूँ, ध्यान अब कौन सा तथ्य काम आ जाए नहीं जान। जैसे 2016-17 में बता रहा था कि क्रिकेट चेक पोस्ट 18 में लिखा दिया। क्या हो गया? आज हो गया इम्पोर्टेंट। क्रिकेट चेक पोस्ट कब से बनना शुरू हुआ? 18 से। वर्ष बंदी हुई थी और शराबबंदी के कड़ी में सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार ने चला। और जो शराबबंदी से प्रभावित वर्ग था 60,000 से 1 लाख रुपया तक देते, है कि नहीं? डिस्ट्रिक्ट का है, अभी है आई है, परीक्षा हुआ जो पास करे, पास किया। याद रखेगा दोस्त, एक ही बात नहीं बताई जा सकती। जब भी कोई बात बताए बाबू ध्यान से क्या जाए है आपको संज्ञान में दिया। अटल परियोजना ने के ये शुरू किया था, लेकिन में हैक हो गया। क्या कब बना दिया? बम बना। जब आप बम बनाते हैं तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो गया। जब आप ऊर्जा बनाते हैं तो कंट्रोल मेथड बम होता है अनकंट्रोल। ये फ्यूजन पे आधारित और नियंत्रण वो हो गया बम। कंट्रोल चेन रिएक्शन हो गया, वो हो गया ऊर्जा। हम इसका कर सकते हैं डिफेंस में नष्ट कर पृथ्वी को, लेकिन नहीं जगह हम इसका याद रखिएगा तो लिख दें। मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन परमाणु ऊर्जा को हासिल करने के लिए विकसित किया। मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन परियोजना परमाणु ऊर्जा को हासिल करने के लिए अमेरिका ने शुरू किया। नोट ध्यान रखें, परमाणु बम बनाने के लिए नाभिकीय विखंडन और नियंत्रित रिएक्शन पर बल दिया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए नाभिकीय विखंडन और नियंत्रित चेन रिएक्शन पर बल दिया जाता है। और नियंत्रित चेन रिएक्शन पर बल दिया जाता है।
अनियंत्रित चेन रिएक्शन पर बल दिया जाता है। अनियंत्रित चेन रिएक्शन पर बल दिया जाता है इनको, ठीक है, याद रखिए, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने भी परमाणु बम बनाने की नीति या परमाणु ऊर्जा तकनीक को नीति के रूप में हमने कन्वर्ट किया। हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना है, और इसी कड़ी में 1974 में हमने पहला परमाणु विस्फोट किया पोखरण में। कोड भी था स्माइल बुद्धा, बुद्धा इज स्माइलिंग, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। याद रखिएगा 1974 के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भी है भारतीय परमाणु बम के इतिहास में, परमाणु ऊर्जा के इतिहास में। भारत के संदर्भ में, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। तो मानते हैं, होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और इसी कड़ी में, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, इसी कड़ी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया, जबकि दूसरी बार 1998 में किया गया। जबकि दूसरी बार 1998 में किया गया। ठीक है, किया गया था। और पहली बार का कोड क्या था? बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। पहली बार का कोड क्या था? बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा बनाने के लिए, परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें, नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परमाणु रिएक्टर, ठीक है, परमाणु रिएक्टर। और इस परमाणु रिएक्टर में हम कॉर्ड ला, क्या कॉर्ड, कॉर्ड किस चीज का बना होता है? कैडमियम का रॉड बना होता है या बोरोन। एटॉमिक रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में रॉड कैडमियम या बोरोन का या ग्रेफाइट का बना होता है, या ग्रेफाइट का बना होता है। कैडमियम या बोरोन या ग्रेफाइट का बना होता है। देखिए, ग्रेफाइट का बना होता है। और किस चीज का होता है? कैडमियम और बोरोन का।
में क्या निकलता है तो काफी हॉट रहता है तो शीतलक का इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। शीतलक और मॉडरेटर के रूप में हम DTO बनाते हैं। ग्रेफाइट को याद रखिएगा कि ग्रेफाइट को हम लोग लेड पेंसिल और प्लम्बो के नाम से भी जानते हैं। प्लम्बो कॉपी के ऊपर में लिख दीजिए। ग्रेफाइट को लेड पेंसिल या प्लम्बो PLUMG प्लम्बो 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 के नाम से भी जानते हैं। कार्बन का कार्बन का सबसे नरम रूप, कार्बन का सबसे नरम अपरूप होता है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबसे नरम अपरूप याद रखिए। नीचे आइए, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे हैं कि कंट्रोल रॉड में न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग कंट्रोल रॉड में किसका इस्तेमाल करते हैं? कैडमियम या बोरोन का। एवं लिखेंगे एवं शीतलक और मॉडरेटर के रूप में, शीतलक और मॉडरेटर होता है कि न्यूट्रल रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। मॉडरेटर के रूप में रिएक्टर, आपके रिएक्टर में शीतलक और मॉडरेटर के रूप में DTO या हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, या हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, या हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। खोज सूर्य वासवर्ण ने किया, की खोज कौन किया था? और वासवर्ण ने किया था। की खोज कौन किया था? D2O की खोज कौन किया था? सूर्य और वासवर्ण ने किया था। नहीं, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप याद रखिए। इस आपके रिएक्टर में हम लोग के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? के रूप में D2O का इस्तेमाल, या मॉडरेटर के रूप में का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। मॉडरेटर क्या करता है? कम कर देता है। मैं भी आप लोग के लिए क्या हूं? मॉडरेटर। रख नहीं, बहुत हुल्ले कीजिएगा तो क्या करते हैं? मॉडरेट कर देते हैं। शांत। हम कंट्रोल रॉड भी हैं, वहाँ तक कंट्रोल रॉड तो अलग अलग है। वहाँ है कैडमी, मॉडरेटर, D2O, हेवी वाटर। D2O क्या है? हेवी वाटर। तो कौन खो जाता? को कौन खो जाता? सूर्य और वाष्पवर्ण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हुआ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, ये है प्रोटियम, है ड्यूटेरियम, है ट्रिटियम। ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है ये क्या है? हेवी वाटर। भारत में हेवी वाटर का पहला संयंत्र बना। हाँ, नांगल में। ठीक है, कॉपी के ऊपर में लिख दो, भारत में सुविधा है वाटर का पहला संयंत्र
भारत में इसरो का पहला संयंत्र, इसरो का पहला संयंत्र कहाँ बना? टांगल। टांगल कहाँ है? पंजाब में है। टांगल कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में है। ध्यान में रखें कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अवसर, ध्यान में रखें का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित, और पहला अणु ऊर्जा केंद्र, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ? तारापुर में स्थापित, तारापुर में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित। कौन कौन सा पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित किया गया। ध्यान रखिए, कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित किया। आवा का गांव था महाराष्ट्र, ब्रैकेट में लिख दीजिए महाराष्ट्र, ब्रैकेट में लिख दीजिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र लिखिए। तो इसको पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन है? सरा। भारत का पहला कौन सा है? सरा। ठीक है, नोट में लिख देंगे। ठीक है, बात कीजिए, लिखाते देखिए कॉपी को। परमाणु बम का कवरी लिखे हैं, कौन किया है? नोट में लिख दिए। परमाणु बम की खोज एटॉन स्ट्रॉन, परमाणु बम की खोज हॉर्न और स्ट्रॉन्समैन ने किया। परमाणु बम की खोज एट हॉर्न और स्ट्रॉन्समैन ने किया। ठीक है, हॉर्न और स्ट्रॉन्समैन ने किया। हाइड्रोजन बम की खोज टेलर ने, हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था? टेलर ने। चलिए आगे चलिए, अब आ जाइए न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? परमाणु बम का खोजा था किसने? एटॉन और स्ट्रॉन्समैन। ठीक है, और इसको कौन खोजा था? टेलर ने। तो कौन खोजा था? टेलर ने खोजा। अब आ जाइए नाभिकीय, नाभिकीय संलयन।
नाम से ही स्पष्ट लगता है। अलायन माने क्या होगा, जुड़ेगा। तो लिखिए, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक, छोटे छोटे नाभिक, छोटे छोटे नाभिक, छोटे छोटे नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को और निर्माण करते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होता है, एवं ऊर्जा मुक्त होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्रिया को क्या कहते हैं? कैसे? ये क्या है? ये क्या है? ये प्रोटियम प्लस, ठीक है, ए प्लस, ये क्या है? ये ट्राइटियम, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। दोनों मिल गया तो क्या होगा? हीलियम एक और एक दो और चार, प्लस एनर्जी निकला। ये क्या है? हीलियम, ठीक है। यही है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का एग्जाम्पल। तो छोटे छोटे नाभिक, नाभिक मिलकर मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय नाभिकीय संलयन कहते हैं, संलयन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन का, ठीक है। इस पर आधारित, नाभिकीय संलयन पे आधारित क्या है? हाइड्रोजन बम, लिख देंगे। नाभिकीय संलयन पे आधारित हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है। हाइड्रोजन, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की कक्षा क्या हो गई? समाप्त, ठीक है। उठ लिखिए, कोट, कोट में लिखिएगा सबसे पहले, में लिखिए, भारत में 22 नाभिकीय संयंत्र है, भारत में 22 नाभिकीय संयंत्र। कुल परमाणु ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में, कुल परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा की, नाभिकीय ऊर्जा की, नाभिकीय ऊर्जा की वर्तमान क्षमता 8180 मेगावाट, वर्तमान क्षमता 8180 मेगावाट, मेगावाट। तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है नाभिकीय ऊर्जा के प्रोडक्शन, तमिलनाडु नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण में
तमिलनाडु नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण में और सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर वाला राज्य भी में, और सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा वाला राज्य भी है, राज्य भी है। कौन? सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर भी है और राज्य भी। 22 की जगह 24 लिख, और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। लिखे नाभिकीय ऊर्जा में भारत का स्थान, भारत में नाभिकीय ऊर्जा में भारत 5वां सबसे बड़ा स्रोत, 5वां सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा स्रोत, 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि, हाल ही में भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि 1947 तक 1 लाख मेगावाट, 1 लाख मेगावाट, एक भारत सरकार ने फैसला किया है कि 1947 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य होगा, परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य होगा। ठीक है, ऊर्जा का लक्ष्य होगा। कब तक? कब तक? 1947 तक। मोबाइल बंद कीजिए, ना डांट का नहीं समझ में आती है बात, आप लोग को भी डांटना पड़ेगा। ठीक है। बिहार में नवादा, बिहार में नवादा, नवादा में परमाणु ऊर्जा की संभावना है। बिहार के नवादा में परमाणु ऊर्जा की क्या है? संभावना है। देश के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा 3% हिस्सा रखती है। देश के कुल बिजली उत्पादन में, देश के कुल बिजली उत्पादन में कितनी क्षमता रखती है? 3%। कितनी है? 3% की। ठीक है, 3% है, 3%। जबकि पूरे विश्व में 9%, विश्व में 9% की हिस्सेदारी है। समझ जाइए, हम लोग अभी तक 3% जबकि विश्व का टोटल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसमें 9% हिस्सेदारी है। भारत में 24 एटॉमिक रिएक्टर काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। 1 सप्ताह पहले जितेंद्र सिंह विज्ञान तकनीक मिनिस्टर ने लोकसभा में इस बात को रखा था, और कि वर्तमान में 24 एटॉमिक रिएक्टर है, 8180 मेगावाट क्षमता है, 1 लाख हम विचार कर रहे हैं 2031 तक हम लोग 3 गुना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और 2047 में हम लोग 1 लाख मेगावाट का प्रोडक्शन करेंगे। वैश्विक कंटेक्स में हम 3% हिस्सेदारी निभा रहे हैं, जबकि वैश्विक में परमाणु ऊर्जा 9% है। बिहार में, भारत में 24 एटॉमिक रिएक्टर है। विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन वाले स्टेट हैं, नेशन है अमेरिका। ये लिख दीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन
इसमें सबसे अधिक नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन अमेरिका करता है, उसके बाद चाइना और फ्रांस है, के बाद ही चाइना और फ्रांस है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बताए थे ना, कुंडाकुलम है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कौन है? कुंडाकुलम है, कुंडाकुलम है, कुंडाकुलम। आपको जानकर होगी कि परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका। लेकिन 100% में 70% बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा से करने वाला एक विकसित देश है जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है कि नहीं? जिसका क्या नाम है? फ्रांस। ये भी लिख दीजिए नोट में। परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा, परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा फ्रांस का है। लगभग 70% करते फ्रांस का है, क्या है? फ्रांस का है। इसका है फ्रांस का है। आपकी जानकारी में दे दूं कि 2020-22 में मैंने बताया भी था कि 3 देश ऐसा है कि दुर्घटना है कुछ पर, स्वीडन, बेल्जियम, ये 2 देश ऐसा है कि जिसने कहा कि हम परमाणु ऊर्जा को बंद कर रहे हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर रहे हैं। लेकिन 2024 में फिर आया कि नहीं, हम उस नीति पे पुनः विचार करें। 2020 के दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो कि कौन सा देश है जिसने परमाणु ऊर्जा को बंद करने की नीति अपनाई, नीति अपनाने की दिशा में पहल की, स्वीडन और बेल्जियम। लेकिन आज की तारीख में उसका कोई महत्व, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने पहले परमाणु ऊर्जा को बंद करने की नीति अपनाई और आज उस पर पहल कर रहे हैं? स्वीडन और बेल्जियम लिख देंगे, ये भी लिख दीजिए। 2020 में स्वीडन और बेल्जियम ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को समाप्त करने की चरणबद्ध नीति अपनाने पर बल दिया। स्वीडन और बेल्जियम ने परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से, परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर बल दिया, लेकिन हाल में क्या कर रहे हैं? हाल में इस पर विचार किया जा रहा है, हाल में इस पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, हाल में इस पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये नाम है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये नाम है, ये नाम है। परमाणु ऊर्जा एजेंसी कौन है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद कजाकिस्तान में। सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में, के बाद कजाकिस्तान में। लेकिन उत्पादन में सबसे अधिक कनाडा है, उत्पादन में सबसे अधिक
लेकिन उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? कनाडा है। यूरेनियम उत्पादन में सबसे अधिक कनाडा है, भंडार में ऑस्ट्रेलिया है। भंडार में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और बिहार और झारखंड में, भारत में कहाँ पे मिलता है यूरेनियम? जादूगोरा, ये भी लिख दीजिए। झारखंड के पूर्ववर्ती बिहार, झारखंड के जादूगोरा, झारखंड का जादूगोरा यूरेनियम के दृष्टि से, यूरेनियम के दृष्टि से, यूरेनियम के दृष्टि से, यूरेनियम के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। बस आज हम लोगों ने इन ढेर सारी बातों के साथ, इन ढेर सारी बातों के साथ अपनी बातचीत समाप्त की। एक मिनट। कि हम लोग का आज तो मूल बिंदु था, ये तीनों भाग हमारा समाप्त हो गया ना, जीवाश्म ईंधन, गैस, लिक्विड एनर्जी। अब हम लोग का क्या बचा? कल से हम लोग नवीनीकरण ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा को देखेंगे और इस तरह से धीरे धीरे करके अपने गंतव्य स्थान की ओर करेंगे। ठीक है। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए हम कक्षा थोड़ा सा छोटी ले रहे हैं, महिलाओं के लिए या पुरुषों